बचपन से ही उन्हें किताबों का जुनून रहा था। पढ़ाई एक ऐसा शब्द था जो हर समय उसके दिमाग में गूंजता रहता था। पढ़ाई ताकि वे अपने विरोधियों के तर्कों को जवाब दे सके, पढ़ाई ताकि वे क्रांति की अपनी राह को सही ठहरा सके, पढ़ाई ताकि वे भारत की युगों पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के तरीके सोच सके। उन्होंने मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद और क्रांतिकारी दर्शन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा था। इस गहरे अध्ययन ने उसके मस्तिष्क को एक फौलाद दे दिया था और अपनी सोच को लेकर एक शक्ति और साहस भी। वे कठोर जीवन के अभ्यक्त हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 एक सरिया सी काल कोठरी थी। फर्श पर घास उगी हुई थी और एक कोने में एक बदबूदार सुराख था। वे लेटते तो उसकी 5 फीट और 10 इंच का शरीर मुश्किल से उठ कोठरी में समा पाती थी। हालांकि वे अकेले रहना सीख चुके थे, फिर भी वे एक अजीब सी अधीरता महसूस करते थे। अकेलेपन के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि एक लंबी और उद्देश्यहीन प्रतीक्षा थी। कई बार वे सोचते थे कि लोग उन्हें जल्द ही सूली पर क्यों नहीं चढ़ा देते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि उनकी 23 वर्ष की जिंदगी बहुत छोटी थी। एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था कि वे जो भी करना चाहते थे उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाए, लेकिन फांसी से एक प्रखा पहले उन्होंने अपने एक क्रांतिकारी साथी विजय कुमार सिन्हा से कहा था कि अगर मुझे छोड़ दिया गया तो यह एक त्रासदी होगी। अगर मैं हंसते हंसते मर गया तो भारत की माएँ यह कामना करेगी कि उनके बच्चे भगत सिंह का अनुसरण करें और इस तरह आज़ादी के लिए लड़ने वाले जवानों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शैतानी ताकत के लिए इनकलाब की लहर को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। भगत सिंह समय के काल के चक्र में इस तरह झूल रहे थे कि वे मौसम के बदलावों को भी नहीं देख पा रहे थे। जब 3 डिग्री की ठंड से लड़ने के लिए उन्हें एक चिथानुमा कंबल दिया गया, तभी उन्हें यह एहसास हुआ था कि पतझड़ जाड़ों में बदल गई थी। अब मार्च की आदम ने सर्दी की चुभन को कम कर दिया था। बाहर आने में अब ज़्यादा देर नहीं थी, लेकिन उनकी कोठरी का नाम ही फांसी की कोठरी किसी लुभावने एहसास से दूर रखने के लिए काफ़ी था। भगत सिंह इस बात को बखूबी समझते थे कि उसकी फांसी देश की राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। नवंबर 1930 में लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के ब्रितानियों के साथ कुछ भी नहीं लगा था। वे स्वराज के लिए कुछ सीमित शक्तियां देना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस भीख के लिए तैयार नहीं था। भारत और संतोष की आग में झुलस रहा था। देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था। अन्य पार्टियों ने भी कांग्रेस का अनुसरण किया था। भगत सिंह समझौते के खिलाफ नहीं थे। उसका मानना था कि यह कोई बुरी चीज नहीं थी और सियासी राजनीति का एक जरूरी हिस्सा थी। अपने दमनकारियों के खिलाफ उठने वाले किसी भी देश को शुरू में असफलताएं मिलना स्वाभाविक था, लेकिन बाद में समझौते के माध्यम से कुछ सुधार लाए जा सकते थे। भारत के इनकलाबियों को प्रेरणा देने वाली रूसी क्रांति एक उदाहरण थी। 1917 के क्रांति के बाद जब बेस्ट लिसोवस्क की शांति संधि पर हस्ताक्षर करना पड़े थे तो लेनिन को छोड़कर सभी इसके खिलाफ थे। उस समय उन्होंने अपने प्रसिद्ध वाक्य शांति और एक बार फिर शांति, किसी भी कीमत पर शांति का प्रयोग किया था। भले ही इस शांति के लिए जर्मनी हमलावरों को रूस की कई प्राण देने पड़ गए थे। उन्होंने आलोचनाओं को जब जवाब देते हुए यह माना था कि चूंकि बेलिस्क को जर्मन हमलों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें यह समझौता करना पड़ा था। लंदन एक और गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से भारतीयों के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहता था, लेकिन वह इंग्लैंड और भारत के बीच इस बातचीत में भगत सिंह के सबको बाधा नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए ब्रिटानियों ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की सभी संभावनाएं तलाश लेने तक उनकी फांसी को टाल दिया था। भगत सिंह के लिए भारत की आज़ादी की लड़ाई मोटे तौर पर आर्थिक आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी से आर्थिक सुधारों का अवसर मिलेगा। गरीबी को दूर किए बिना एक आज़ाद भारत सिर्फ नाम के लिए आज़ाद होगा। भगत सिंह एक यथास्थिति की जगह दूसरी यथास्थिति नहीं लाना चाहते थे। वे आज़ादी के लिए लड़ने वाले खानदान से थे, इसलिए देश की लड़ाई में हिस्सा लेने की उसकी इच्छा बहुत स्वाभाविक थी, लेकिन वे जमींदारों के खानदान से भी थे। किताबों ने उन्हें यह एहसास करवा दिया था कि सामाजिक और गैर बराबरी इंसानों द्वारा पैदा की गई थी और इंसान ही इसे जिंदा रखे हुए थे। कार्ल मार्क्स उसके गुरु थे। इस
जर्मन विचारक ने कहा था कि आर्थिक शक्ति के संतुलन में बदलाव ही वह बदलाव था जिस पर मनुष्य के इतिहास के सभी बदलाव निर्भर करते थे। तो फिर आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब था? गरीब को उस आज़ादी से क्या फायदा जिसके बाद भी वह गरीब ही रह जाए? और फिर अमीरों और गरीबों के बीच यह गैर बराबरी कैसे दूर होगी? सोशलिस्ट विचारों को लेकर यह जागरूकता उसके लिए एक नई चीज थी। राजनीतिक इतिहास विचार का, धर्म का और अन्य सभी इतिहास आर्थिक हालात की कोख में ही पैदा होते थे। उन्हें पहले कभी भी इतनी गहराई से इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तत्वों के पीछे चलते हैं, न कि उनके आगे। यह एहसास डायोनोमिकल की उसकी समझ से पैदा हुआ था। मार्क्स ने उन्हें बताया था कि राजनीतिक कार्रवाई आर्थिक शक्तियों का कारण नहीं बल्कि उनकी उपज थी। उन्होंने एक बार अपनी माँ विद्यापति कौर को लिखा था, माँ, मुझे कोई शक नहीं है कि एक दिन मेरा देश आज़ाद होगा, लेकिन मुझे डर है कि गोरे साहबों द्वारा छोड़ी गई कुर्सियों पर दूसरे साहब बढ़ जाएंगे। भगत सिंह का मानना था कि अगर अंग्रेजों का जाने का मतलब सिर्फ गलियों का बंटवारा था तो लोग की दशा में कोई सुधार नहीं आ सकता है। देश के घिसे फिरे ढांचे को तोड़े बिना यह सुधार मुमकिन नहीं था। यह ढांचा, यह व्यवस्था तरक्की की राह में एक दीवार की तरह खड़ी थी। दार्शनिकों ने दुनिया की अलग अलग व्याख्याएं की थी, लेकिन असली मुद्दा इसे बदलने का था। यह इनकलाब के बिना मुमकिन नहीं था। ऐसा सोचने वाले वे अकेले नहीं थे। उनके जैसा सैकड़ों क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर एक मरणोत्तर संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनरुद्धार किया था। भगत सिंह ने इसके नाम से सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ दिया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। इस संस्था की एक सत्र शाखा भी थी जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद के हाथ में था। वे एक सीनियर इनकिलाबी थे और पार्टी के सबसे अच्छे निशानेबाज। सशस्त्र शाखा का काम हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करना और उसके पैमाने का विरोध प्रदर्शन का आयोजन करना था। इनके अलावा पार्टी के कुछ शुभचिंतक भी थे जिसका काम पार्टी के उद्देश्यों का प्रचार करना, फंड इकट्ठा करना और सशस्त्र टुकड़ी के लिए छिपने की ठिकाना ढूंढना। लाहौर जेल में उनके बगल की कोठरियों में बंद उनके दो कॉमरेड साथियों सुखदेव थापर और शिवाराम राजगुरु ने भी ऐसे ही सपने सोचे थे। उन्होंने दिन की रोशनी को अपनी कोठरी में रेंगते और शाम के धुंधले में खेतों को देखता था। सूरज ढलने के बाद घना अंधेरा छा जाता था। उसकी कोठरी में न कोई बल्ब था, न कोई लालटेन, मिट्टी का एक दिया तक नहीं था। कहीं दूर सर्च लाइट की घूमती हुई रोशनी अंधेरे में डूबी कोठरियों की रोशनी को हल्का सा आभास दे जाती थी। वहां जहां वे अपने दो कॉमरेड के साथ फांसी का इंतजार कर रहे थे, वे सन्नाटे की अंतहीन आवाज को सुनते रहे थे जो सिर्फ हर घंटे बजने वाले जेल के घड़ियां या लोहे का किसी दरवाजे के खुलने या बंद होने का शोर में भंग होती थी। जरा सिंह उसकी कोठरी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था और अपनी वर्दी के लंबी जेब में चाबियों का गुच्छा निकालकर सही चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भगत सिंह की आखिरी इच्छा जानने के लिए उनके वकील प्राणनाथ मेहता फांसी से 2 घंटे पहले उससे मिलने में सफल रहे थे। भगत सिंह पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह अपनी कोठरी में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या वे अपने द्वारा मंगवाई गई किताब द रेगुलेशनरी लेनिन ले आए थे। भगत सिंह ने मेहता को एक संदेश भेजकर खास तौर से यह किताब मंगवाई थी क्योंकि एक अखबार में छपी उसकी समीक्षा से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मेहता ने किताब उनकी तरफ बढ़ा दी तो वे खुशी से झूम उठे और फौरन ही उसे पढ़ने लगे। मानो उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। मेहता ने उससे पूछा कि क्या वे राष्ट्र को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब में आंखें हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। जब मेहता को जानना चाहा कि वे कैसा महसूस कर रहे थे तो उसका जवाब था, हमेशा की तरह बहुत खुश। जब मेहता ने पूछा कि क्या उसकी कोई और इच्छा भी थी तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं इसी देश में दोबारा जन्म लेना चाहूँगा ताकि मैं एक बार फिर इसकी सेवा कर सकूं। इसके बाद उन्होंने मेहता से पंडित नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस का धन्यवाद करने के लिए कहा क्योंकि इन दोनों ने
इसके मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। भगत सिंह से मुलाकात के बाद मेहता राजगुरु से भी मिले, जिसके आखिरी शब्द थे, हम जल्द ही मिलेंगे। जबकि सुखदेव ने उन्हें वह कैरम बोर्ड वापस ले जाने के लिए याद दिलाई जो कुछ महीने पहले मेहता ने उन्हें दिया था और जो अब जेलर के पास था। मेहता के जाने के बाद अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बताया कि उसकी फांसी का समय 11 घंटे पहले रखा जा रहा था। उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उसी शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। भगत सिंह तब तक किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ सके थे। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे एक चैप्टर पढ़ लेने देंगे? तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए तैयार करने के लिए उसकी कोठियों से बाहर निकाल लिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हाथ बांधे शांतियों के पीछे पीछे चलते हुए अपना मनपसंद आज़ादी का गीत गाने लगे थे। कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, भगत सिंह के आगे की सफ़र अगले एपिसोड में मिलेंगे।